हेलो लर्नर्स, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए उम्मीद बैच। तो उम्मीद बैच एक ऐसा बैच है जिसमें हम वन शॉट रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के रिवीजन कर रहे हैं। सो मैंने ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन करवा दिया है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। yesterday we have also done the revision on your biology chapter, how do organisms reproduce। तो इसी तरीके से बच्चे हमारा रिवीजन चलता जा रहा है और इस क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, साथ में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और सारी थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए इसका वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छे लगे, और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और बेल आइकन प्रेस करना सो दैट हम जब भी नई नई वीडियोस लेके आए तो आप तक पहुंच जाए। सो उम्मीद क्रैश कोर्स में हम बहुत ही जोरों शोरों के साथ बहुत ही डिटेल में हर एक चैप्टर को कर रहे हैं सो दैट आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही चैनल पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, एक फुल फ्लेज्ड वीडियो में आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। और इसी तरीके से मैं बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस भी लाने वाला हूं और सैम्पल पेपर की सीरीज भी लाने वाला हूं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कोई भी कमी ना छूटे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। सो माय नेम इज हिमाल शर्मा, आई हैव 4+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव मेंटर्ड अराउंड 1.5 lakh स्टूडेंट्स एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड सिल्वर प्ले बटन बाय यूट्यूब। और मैं सीबीएसई क्लास 9 और 10 कैटेगरी में साइंस पढ़ाता हूँ। आई एम अ प्लस एजुकेटर और प्लस पर मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये जो कोऑर्डिनेशन टर्म है ये क्या है। कंट्रोल मतलब अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब जैसे ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना। देन देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है, मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होता है। दूसरा होती है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, वो प्लांट्स में भी हो सकती है और एनिमल्स में भी होती है, मतलब हार्मोन्स प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स में होती है, वहां पे जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। आपने 9th में भी पढ़ा था नर्व सेल, तो नर्व सेल में जो भी मैसेजेस आगे ट्रांसफर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो याद रखना, नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है जहां पर मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज ट्रैवल करता है वो इन टर्म्स ऑफ योर केमिकल्स करता है, और इन्हीं केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है एनिमल्स में, दैट इज वेरी फास्ट। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम बहुत ही क्विकली होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है। बट हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम स्लो होता है, क्योंकि केमिकल सिक्रीट होने में, हार्मोन को टारगेटेड साइट तक जाने में थोड़ा समय लगता है। सो याद रखना आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट है और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो स्लो है। अब टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। एक आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे साइड्स में प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारा ब्रेन और ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे एब्डोमेन रीजन तक जाती है। सो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये जो हमारी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज हो रही हैं और थ्रू आउट द बॉडी स्कैटर हो रही हैं, दिस इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वन इज योर सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज योर पीएनएस, दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ गई, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स इमर्ज होकर पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही हैं, पूरी बॉडी में स्कैटर कर रही हैं, दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो टाइप ऑफ नर्व्स, अब हम डिफरेंट तरह की नर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं, नर्व्स इमर्जिंग आउट ऑफ ब्रेन, जो भी नर्व्स हमारी ब्रेन से निकल रही हैं, दैट इज क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, नर्व्स इमर्जिंग आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स हमारी ब्रेन से निकल रही है वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। Then another type of nerves are somatic nerves and automatic nerves. Somatic nerves मतलब control voluntary muscles and transmit sensory information to CNS.
वो मसल जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हमारे आर्म्स और लेग्स की मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, टंग की मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो जो वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसका मूवमेंट हम वॉलेंटरी करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, वहां पर जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो सोमैटिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसफर करती है। मतलब इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गर्म चीज को जब आप टच करते हो, तुम्हारे हाथों में कौन सी है? सोमैटिक नर्व्स। तो सोमैटिक नर्व्स ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि भाई आपने किसी गर्म चीज को टच किया है। जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन वापस हमें भेजता है तो हमें सिग्नल मिलता है कि हमें हाथ वहां से उठाना है। तो ये मसल्स हमारे कंट्रोल में है, तो यहाँ पे जो नर्व्स प्रेजेंट है वो सोमैटिक नर्व्स है। फिर ऑटोमेटिक नर्व्स कंट्रोल इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, लाइक फॉर एग्जांपल आइरिस ऑफ द आई। हमारे आईज में जो आइरिस होता है उसकी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वह ऑटोमेटिक नर्व्स प्रेजेंट है। हार्ट की मसल्स, हमारा हार्ट थ्रू आउट द लाइफ बीट करता रहता है, जो हार्ट की मसल्स होती है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो वहां पे भी जो नर्व्स प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिक नर्व्स है। अब नर्व सेल का डायग्राम देखो, आपको बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारी सेल बॉडी, दिस इज नोन एज सेल बॉडी, और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से इमर्ज हो रहा है, दिस इज डेंड्रॉइड्स एंड दिस इज योर सोमा। इसको जो बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म वाला पूरा रीजन है, दिस इज योर सोमा। फिर ये जो सोमा से यहाँ से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जो मैसेज को आगे ट्रांसफर करता है, दिस इज एक्सन, और एक्सन के एंड में ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सन टर्मिनल। तो इसको आपको बार बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन मतलब हमारा नर्व सेल। तो पहला न्यूरॉन आ गया सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल दैट आर एक्टिवेटेड बाय सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो न्यूरॉन जो तब एक्टिवेट होते हैं, वो न्यूरॉन तब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं जब कोई हमें इनपुट मिलता है एनवायरनमेंट से। जैसे आपने किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाया, गर्म चीज़ को हाथ लगाया, किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, तो आप वहाँ से हाथ हटाते हो, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। Motor neurons. Motor nerves are those nerves that carry the messages in the form of response from the brain or the spinal cord to other parts of the body such as muscles and glands. अब आपने इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भेजी, अब ब्रेन भी तो रिवर्स में इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो मोटर नर्व्स वो नर्व्स हैं जो मैसेजेस ट्रांसफर करती हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं। जो ब्रेन से कोई मैसेज नर्व लेकर आती है या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज नर्व लेकर आती है, उसको हम मोटर नर्व कहते हैं। और मोटर नर्व इस मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, लाइक मसल्स में, ग्लैंड्स में भेजती है। इंटरन्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन विच ट्रांसमिट इम्पल्स बिटवीन अदर न्यूरॉन्स एसेप्शली एज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अभी हम रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इंटरन्यूरॉन क्या करता है? दो न्यूरॉन के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर करता है, दैट इज और इंटरन्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसको हमने अच्छे से समझना है। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड विच वी use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. कोई भी चीज़ हमारे environment में हो रही है और हम suddenly respond करते हैं उसको, that is the reflex arc, that is called reflex, उसको हम reflex कहते हैं। When I say I jumped out of the way of the bus reflexively or pulled my hand back from the flame reflexively, I was so hungry my mouth started watering reflexively। कि जब आप एकदम से बस से जो है जंप आउट कर देते हो, आपको लगता है भाई हमारा स्टेशन आ गया और बस अभी स्लोली चल रही है, तो आप सोचते हो मैं जल्दी से उतर जाऊं। या जब आप किसी फ्लेम गर्म होती है, जब आप उसके पास हाथ लेके जाते हो, एकदम से हाथ हटा देते हो। या जब आप खाने को देखते हो या आपको भूख लग रही होती है, तो सडनली आपका माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, है ना। तो ये जो एक्शंस होते हैं ये सडनली होते हैं, तब इसको रिफ्लेक्स कहा जाता है। अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर एक्शंस। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हम बिना सोचे करते हैं। अब मुंह में जो पानी आता है किसी चीज़ को देख के, वो हम सोचते नहीं, वो ऑटोमेटिकली आता है। आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो आप पहले उसको पूरा सोचते नहीं, ऑटोमेटिकली आप हाथ पीछे करते हो। टचिंग अ फ्लेम इज अ अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड। अब आप अगर किसी गर्म चीज़ को हटा दो, मतलब गर्म चीज़ को टच कर दो, तो अगर आप उसके बारे में पहले सोचते रहोगे, है ना, पहले आप सोच रहे हो कि भाई मैंने गर्म चीज़ को तो हाथ लगा दिया है, ओहो मुझे तो पेन हो सकती है, अब उसके कॉन्सिक्वेंस से डर के आप हाथ हटा देते हो,
तो इससे क्या होगा, दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क काम आने वाली है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू थिंक ऑल दिस, कितना टाइम लगेगा हमें ये सब चीज़ें सोचने में। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। अब ये आंसर डिपेंड करता है हम इसको सोचते कैसे हैं। इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंड अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, देन थिंकिंग इज likely to involve the action of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. अगर अभी हमने जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ा, एक फंक्शन पढ़ा कि कैसे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है, ब्रेन से वापस आती है, ये पूरा थिंकिंग का प्रोसेस अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, थिंकिंग के प्रोसेस में तो काफ़ी समय लगता है, तो ये हमारे लिए तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, if this is the case, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them. ठीक है, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो जो ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है वो नर्व्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए ना, तभी तो उस तक इंफॉर्मेशन आएगी और तभी तो इंफॉर्मेशन वापस भेजेगा। सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। अगर इतना बड़ा प्रोसेस हो कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, पहले वो हमारे थिंकिंग टिश्यू तक जाएगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा, उसके थिंकिंग पार्ट तक जाएगा, फिर वो उसको एनालाइज करेगा, फिर वो वापस सिग्नल मसल्स को भेजेगा कि अपना हाथ हटाना है। तो भाई इस प्रोसेस में तो बहुत समय लगने वाला है। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, रिफ्लेक्स आर्क में बेसिकली होता है कि रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आती है। एक बार फर्स्ट टाइम जब आप गर्म चीज़ को, कोई भी छोटा बच्चा हाथ लगाता है, उसका हाथ जलता है, तो वो समझ जाता है कि मुझे भाई अपना हाथ पीछे लेके आना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर उसकी बात क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, बार बार इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर वापस आ जाती है ना। स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन हमारी जो है रिटर्न होकर वापस आ जाती है, जिससे कि हम जल्दी से एक्शंस ले पाते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क का ये फायदा है कि हम बहुत ही जल्दी सडन सिचुएशंस में एक्शंस ले पाते हैं और हमें कोई भी इंजरी या कोई भी डैमेज नहीं होता। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ब्रेन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ह्यूमन ब्रेन की जो डायग्राम है ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन ब्रेन हमारी ह्यूमन बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ क्रेनियल बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम क्या होती है, स्कल, या जिसको हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। हमारा ब्रेन एक हार्ड से बॉक्स के अंदर स्टोर है जिसको हम क्रेनियल बॉक्स कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के आगे 2 पार्ट्स है, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन के आगे 3 पार्ट्स है, पॉनस, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, है ना। ये सारी चीजें आप देख रहे हो, दिस इज सेरिब्रम, दिस इज योर स्कल, यहाँ पे ये आपका मिड ब्रेन है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये हमारा हिंड ब्रेन है जिसमें पॉन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है। ये हमारा सामने वाला पार्ट है ब्रेन का, दैट इज फोर ब्रेन, और ये पीछे हमारी यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज हो रही है। सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं, मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम है, ये देखो, ये जितना भी आपको एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज ऑल सेरिब्रम। सेरिब्रम काफी ज्यादा डेवलप्ड है और काफी कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का। 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का 2/3 पार्ट सेरिब्रम कंस्टिट्यूट करता है। फंक्शंस क्या है, इंटेलिजेंस, जो भी हमारी इंटेलिजेंस है, जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी आइडियाज आते हैं, चीज़ों को लर्न करते हो, मेमोरी करते हो, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी सेरिब्रम में। नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, देन टेस्ट, राइटिंग, पेन, टच, हेयरिंग, लैंग्वेज, स्मेल, विजन, देखना, ये सारी चीज़ें हमारी सेरिब्रम का पार्ट है। ठीक है, तो सेरिब्रम तभी कहते हैं मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से होता है। हाइपोथैलेमस, अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या है, स्मॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, कवर्ड बाय सेरिब्रम। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके आर पार सेरिब्रम है। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम पढ़ना है और हाइपोथैलेमस पढ़ना है। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस,
जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारा बिहेवियर है, वो हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन कंट्रोल, अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी यही मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, जैसे एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, कभी कभी हमें सेम टाइम पे नींद आती है, सेम टाइम पे हम सुबह उठते हैं जनरली, मतलब अब हमें भूख भी सेम टाइम पे लगती है, जैसे सुबह के वक्त भूख लगने शुरू हो जाती है, फिर डिनर के टाइम भूख लगने शुरू हो जाती है। दिस इज बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, ये मेंटेन करके रखता है। पेन हो गया, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कौन स्टोर करता है? हाइपोथैलेमस। देखो कुछ कुछ चीज़ें कॉमन भी है, अब जैसे पेन है वो सेरिब्रम भी करता है और हाइपोथैलेमस भी सेंस करता है, तो कॉमन चीज़ें भी हो सकती हैं। अब मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत ही छोटा है और बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है ब्रेन का। इट कंट्रोल्स लिम्ब मसल मूवमेंट, आर्म्स और लेग्स की जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये जो वॉलेंटरी एक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो हमारा मिड ब्रेन है। दीज मेनली कंट्रोल विजन, ठीक है। फोर ब्रेन भी करता है, बट मिड ब्रेन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में? विजन को कंट्रोल करने में। हिंड ब्रेन, ठीक है। अब लास्ट हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में देयर इज पॉन्स, दिस इज सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। पॉन्स क्या? इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग एक्शन। तो हिंड ब्रेन का जो पार्ट है पॉन्स, जो यहां पर दिखाया जा रहा है, एरो आप देख सकते हो, ये हमारे ब्रीदिंग एक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या? इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। जो हम पोस्चर मेंटेन करते हैं या जो हमारा चलने का बॉडी बैलेंस होता है वो कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। ऑल्सो इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शन, ये भी वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, तो यहाँ पे देखिए ये मेडुला ऑब्लांगेटा है जो कहाँ पे जाने वाला है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल बीटिंग ऑफ द हार्ट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद सम रिफ्लेक्सेस, कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जैसे स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, यॉर्निंग, ये सारी चीजें भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो याद रखना, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस। स्पाइनल कॉर्ड, अब आप देखोगे ब्रेन के बाद यहां से स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज हो रही है। डाउनवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा व्हिच लाइज इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है, मेरी बैकबोन के सेंटर में प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन से इमर्ज हो रही है, मतलब ब्रेन के कौन से पार्ट से निकल रही है? मेडुला ऑब्लांगेटा से निकल रही है। रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। मैंने बोला रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज को ब्रेन तक जाना नहीं पड़ता, स्पाइनल कॉर्ड ये सब कुछ संभाल लेती है। ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अब ऑर्गन से कोई भी सिग्नल ब्रेन में जाना है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाएगा, ब्रेन से कोई भी सिग्नल ऑर्गन्स में जाना है वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाएगा, मतलब एक ब्रिज मेंटेन करती है ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में। प्रोवाइड्स अ रिफ्लेक्स पाथ फॉर द इंपल्सेस कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स, या जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। द मूवमेंट इन प्लांट इज नॉट एपरेंट एज इन एनिमल्स। अब जैसे एनिमल्स में मूवमेंट होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं, प्लांट्स में मूवमेंट ऐसे नहीं होती। मूवमेंट्स एट अ वेरी स्लो रेट, जो प्लांट्स में मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्लो रेट पे होती है। दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप सबको पता है प्लांट्स एक ही जगह पर रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं। दे शो मूवमेंट ऑफ देयर ऑर्गन्स ओनली। तो प्लांट पूरी तरीके से मूव नहीं करता, बस उसके ऑर्गन्स मूव करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दो तरह के मूवमेंट्स के बारे में। ट्रॉपिक मूवमेंट जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, नेस्टिक मूवमेंट जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। पहले ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 5 तरह के ट्रॉपिज्म होते हैं: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिफाइन करते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट के पार्ट का डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है, जैसे लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, केमिकल्स हो गया, वाटर हो गया, आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एक्सेट्रा की वजह से प्लांट का कोई भी पार्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। दीज आर वेरी स्लो मूवमेंट्स, फास्ट मूवमेंट्स नहीं होती, बहुत स्लो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब अगेंस्ट द स्टिमुलस, ये याद रखना, कोई भी मूवमेंट
स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, जिस तरफ से हमें स्टिमुलस मिल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। टुवर्ड्स द स्टिमुलस, कोई भी एक्शन स्टिमुलस की तरफ हो रही है, दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। जैसे मैं फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल लेता हूं, जो आपका ये शूट है ये हमारा सनलाइट की तरफ उगने लगता है ना। शूट हमेशा हमारा सनलाइट की तरफ उगेगा, ऊपर की तरफ उगेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट उगेगा, दिस इज योर पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और जो रूट्स हैं वो हमेशा सनलाइट से अवे उगती हैं, सनलाइट आपकी ऊपर है बट रूट्स हमारी ग्राउंड के नीचे जा रही है, दिस इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में जो ट्रॉपिज्म है दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, स्टिमुलस के जो ऑपोजिट जो ट्रॉपिज्म है दैट इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो पहले फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। डेफिनाइट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू लाइट, लाइट के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट होती है दैट इज योर फोटोट्रॉपिज्म, है ना। फोटो वर्ड से मतलब ही आपका लाइट होता है। तो मैंने आपको बताया जो स्टेम का मूवमेंट होता है वो सनलाइट की तरफ होता है, दिस इज फोटोट्रॉपिज्म बाय शूट सिस्टम। और जो रूट्स होते हैं वो सनलाइट के अवे होते हैं, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बाय रूट सिस्टम। जियोट्रॉपिज्म, डेफिनाइट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू ग्रेविटी। अब अगर हम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखें तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में उल्टा हो जाता है, जो आपका स्टेम है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रॉपिज्म, और जो रूट्स है वो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब रूट्स हमारी ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब स्टेम हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। कीमोट्रॉपिज्म, this is very very important, definite directional movement in relation to chemicals, chemicals के रिलेशन में, है ना। केमिकल्स की वजह से जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है वो कीमोट्रॉपिज्म होता है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब एंड फंगल हाइफे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, मैंने आपको वन शॉट रिवीजन कराया। सो बेसिकली क्या होता है, ओवरी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बोरॉन होता है, और ये जो पोलन ग्रेन होता है ये इस केमिकल की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। पोलन ग्रेन मूव्स टुवर्ड्स दिस केमिकल। तो पोलन ग्रेन क्यों नीचे मूव करता है, बिकॉज ऑफ द केमिकल सिक्रेटेड ओवर हियर। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो केमिकल की वजह से हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। यहाँ देखो क्या लिखा है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल्स। सर्टेन केमिकल्स होते हैं विच कंटेन्स बोरॉन। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो पोलन का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो पोलन का मूवमेंट हो रहा है वो एक केमिकल की तरफ हो रहा है, और वो केमिकल कहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पर ओव्यूल में सिक्रीट हो रहा है। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, डेफिनाइट डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू वाटर। जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है वाटर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि आपने देखा होगा ये वो वाले प्लांट्स है जो रिवर के आसपास उग रहे हैं, है ना, या समुंदर के आसपास उग रहे हैं, या किसी पॉन्ड के आसपास उग रहे हैं, वहां पर ये देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रूट्स ऑफ सीडलिंग्स। अब आप ध्यान से देखो, ये जो रूट्स होंगी ना ये इस तरफ ग्रो करने लगेंगी पानी की तरफ, क्योंकि रूट्स को पानी चाहिए। आप प्लांट यहाँ पे उगाओगे, रूट्स हमेशा पानी की तरफ यहाँ पे मूव करने लगेंगी। तो जो रूट्स का मूवमेंट है दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। वाई पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, क्योंकि वाटर की डायरेक्शन में हो रहा है। और स्टेम का मूवमेंट तो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, पानी की तरफ नहीं होगा। तो जो मूवमेंट ऑफ स्टेम होगा यहां पे वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएगा। नेक्स्ट आ गया थिग्मोट्रॉपिज्म, जिसको हैप्टोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, जिसको हैप्टोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। डेफिनाइट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू कॉन्टैक्ट और सपोर्ट। अगर कॉन्टैक्ट और सपोर्ट की वजह से मूवमेंट हो रहा है दैट इज अ थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये बेसिकली क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या होता है, ये आप अमरबेल में देख सकते हो। ये क्यों होता है, क्योंकि दूसरे प्लांट से एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। दूसरे प्लांट से एक सपोर्ट मिल रहा है, जो ओरिजिनल प्लांट है वो वीक है, वो खुद से ऊपर नहीं स्टैंड कर सकता, तो वो किसी के सपोर्ट लेने की यहाँ पर कोशिश करता है। द पी प्लांट्स डेवलप टेंड्रिल्स। ये जो पी प्लांट्स होते हैं, मटर के प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर पतली पतली ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर उगने लगता है जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं, विच हेल्प इट टू क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस और सम अदर सपोर्ट। कोई फेंस लगी हुई है, कोई वॉल है, कोई सपोर्ट है, ये उस पर उगना शुरू हो जाते हैं। These tendrils are sensitive to touch, और ये टेंड्रिल्स काफी सेंसिटिव होती हैं टच को। अगर आप इसको टच करोगे वहीं पे ये कर्ल हो जाएंगी थोड़ी देर के बाद। तो टेंड्रिल्स हो गया। हॉस्टोरिया ऑफ कैस्कटा, दिस इज हॉस्टोरिया। कैस्कट होता है अमरबेल, जो अमरबेल की पतली टहनियां हैं जिसको हॉस्टोरिया कहते हैं। ये भी आप देखो कि किसी और प्लांट पे चढ़ना शुरू हो जाती है। तो सपोर्ट की वजह से जो मूवमेंट होता है दैट इज अ थिग्मोट्रॉपिज्म।
अब मैंने आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स बता दी, अब दूसरी तरह की मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज नास्टिक मूवमेंट, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ट्रॉपिक मूवमेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं नास्टिक मूवमेंट। तो इसमें आता है सीज्मोनास्टी। सीज्मोनास्टी आ गया। दीज मूवमेंट्स आर वेरी क्विक एंड बेस्ट सीन इन टच मी नॉट। जो टच मी नॉट प्लांट होता है वहां पर आपको देखा जाएगा। एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड छुई मुई और लाजवंती, है ना। लाजवंती मतलब शर्म कर रहा है, छुई मुई सा है, सेंसिटिव सा प्लांट है। तो अगर आप इसको टच करोगे तो इसकी सारी लीव्स बंद हो जाती है। पहले सारी लीव्स खुली होती हैं, जैसे आप इसको टच करोगे तो सारी लीव्स बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है ये काफी क्विक है। जो मूवमेंट हुआ है वो सेंस की वजह से हुआ है, जो मूवमेंट हुआ है वो एक टच की वजह से हुआ है, और ऐसी मूवमेंट्स को हम कहते हैं सीज्मोनास्टी। दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। देन निक्टीनास्टी, अगली आ गई निक्टीनास्टी। निक्टीनास्टी क्या होती है? दिस इज अ स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट मतलब डे और नाइट की वजह से होती है। जैसे सनफ्लावर होता है, वो जब भी आपका सूरज उगेगा अपनी डायरेक्शन उस तरफ चेंज कर लेगा और रात को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, तभी इसको स्लीप मूवमेंट कहते हैं कि सूरज हुआ तो उड़ गया सनफ्लावर, रात को सो गया। डेली मूवमेंट ऑफ फ्लावर लीव्स एंड स्टोमेटा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? ये वाला क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस क्या है। Reflex action are the involuntary action that occur in response to the stimuli. They occur without involvement of conscious areas of brain. Reflex actions में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ब्रेन ने पहले से वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी होती है। ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस आर अनकॉन्शियस एक्शंस, है ना। हम अनकॉन्शियसली चीजों को करते हैं जब वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है। रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। On the other hand, voluntary actions are those which occur under the control of cerebellum of the brain. वो actions जो cerebellum हमारा कंट्रोल करता है वो voluntary actions होती हैं। Walking is learnt as we grow. तो walking is controlled by brain as is used when required. तो walking हमारा brain कंट्रोल करता है। जब भी हम चलते हैं तो brain is controlling our muscles, हमारी leg muscles को brain कंट्रोल कर रहा है। What happens at the synapse between two neurons? तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे साइनेप्स पे होता क्या है? Between the synapse between two neurons, electrical signals are converted into chemicals so that easily cross over the gap and pass on the chemical messenger to next neuron where it is converted back to electrical signal. This is very important. न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, बट दो न्यूरॉन के बीच में मैसेज ट्रांसफर हो सकता है केमिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो बेसिकली क्या होता है, जब न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में हो रहा है। अब दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में क्या होता है, वही मैसेज कन्वर्ट हो जाता है केमिकल्स में, सो दैट वो उस गैप को क्रॉस कर ले, और जैसे ही वो एंटर करता है न्यूरॉन में वो वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। Which part of the brain maintain posture and equilibrium of the body? हमने पढ़ा था सेरिबेलम वो पार्ट है जो पोस्चर और हमारा बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? तो कैसे हम अगरबत्ती की स्मेल डिटेक्ट करते हैं? स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती डिटेक्टेड बाय नोज। सबसे पहले नोज डिटेक्ट करती है। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स मतलब जो सेंस को, जो स्मेल को सेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट इन द नोज सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू फोर ब्रेन। तो ये वाले जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ये सिग्नल कहाँ भेजते हैं? फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल एज इंसेंस स्टिक टू बी डिटेक्टेड एज स्मेल। तो फोर ब्रेन बता देते हैं हाँ ये तो इंसेंस स्टिक की स्मेल है, अगरबत्ती की स्मेल है, और हमें पता चल जाता है भाई आसपास कहीं अगरबत्ती जल रही है। What is the role of brain in reflex action? अब हम बोलेंगे भाई ब्रेन का रोल रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है? तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ फॉर्म इंस्टेंटेनियसली रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट इज नो टाइम टू थिंक। रिफ्लेक्स एक्शंस एकदम से होती है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमें सोचने का समय नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंट द सेंसरी नर्व दैट डिटेक्ट्स द हीट आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव द मसल्स ऑफ द हैंड। सच अ कनेक्शन ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल फ्रॉम द नर्व्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्विकली इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो पहले तो हमने रिफ्लेक्स आर्क को जो है डिफाइन कर दिया। रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, इन्फॉर्मेशन ऑल्सो reaches the brain. This helps brain to record this event and remember it for future use. पहली बार जब कोई एक्शन होगा तब वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी, ब्रेन उसको फ्यूचर यूज के लिए रिकॉर्ड करके रख लेगा। फिर बाद में बार बार उस एक्शन की इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं जाएगी, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाएगी, क्योंकि ब्रेन ने वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है, रिकॉर्ड करके रखी है। और इस तरीके से हमारी बॉडी का मैकेनिज्म हो गया कि गर्म चीज को देखते ही हमें टच करते हमें हाथ पीछे हटाना ही है। ब्रेन हेल्प्स द पर्सन टू गेट अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस एंड प्रिवेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन अगेन। अब हम पढ़ने वाले हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज प्लांट हार्मोन्स। ये छोटा ही चैप्टर और जितना मैंने पढ़ा दिया बस इतना पढ़ लोगे आपके बोर्ड्स के लिए इनफ है, बल्कि मैंने काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं इसमें।
जितनी एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। तो प्लांट हार्मोन्स किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में हमें हेल्प करते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लेसेस अवे फ्रॉम द एक्ट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद एनिमल हार्मोन्स भी हैं, ठीक है, दोनों ही आपने पढ़ने हैं। ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? दूर, जहाँ पे ये एक्ट करना है वहाँ पर नहीं होते, कहीं दूर सिंथेसाइज होंगे, फिर वो ट्रैवल करके वहाँ तक जाएंगे, तब ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय वेंट वॉज ऑक्सिन। तो साइंटिस्ट वेंट थे जिन्होंने पहला प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया था और जिसका नाम है ऑक्सिन। सो देखो, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोकते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर में आगे ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन्स, और ग्रोथ इनहिबिटर में आगे एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन अ ग्रोइंग plant detects light, a hormone called auxin is synthesized at shoot tips, helps the cells to grow longer। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक प्लांट है, जैसे इसने लाइट को डिटेक्ट किया तो यहाँ पे जो शूट टिप्स है, यहाँ पे ऑक्सिन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस प्लांट को एलोंगेट होने में हेल्प करेंगे, मतलब ग्रो करने में हेल्प करेंगे टुवर्ड्स द लाइट। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड, ऑक्सिन इज डिफ्यूज टू शेडी पोर्शन ऑफ द प्लांट। अब देखो, लाइट तो इसी डायरेक्शन से आ रही है, अब हो सकता है ये वाला जो पोर्शन हो प्लांट का ये शेड में हो, यहाँ पे लाइट ना पड़े, तो ऑक्सिन यहाँ पर तो सबसे पहले एलोंगेशन करता है, फिर वो पूरे प्लांट के पार्ट्स में फैल जाता है, सो दैट सिर्फ टिप का ही ग्रोथ ना हो, पूरे प्लांट का ग्रोथ हो। तो जब भी प्लांट लाइट डिटेक्ट करता है, वहाँ पे ऑक्सिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाते हैं, ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज हो जाता है, वो उस पार्ट को एलोंगेट करता है, और जो बाकी पार्ट्स हैं जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे भी ऑक्सिन डिफ्यूज होकर चला जाता है, और फिर पूरा प्लांट ओवरऑल ग्रो करता है, ठीक है। गिबरलिंस बहुत ही इजी है। इट स्टिमुलेट्स स्टेम एलोंगेशन एंड हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। तो गिबरलिंस दो चीज़ों में हेल्प करता है, एक तो स्टेम को एलोंगेट होने में और सीड को जर्मिनेट होने में हमें हेल्प कर रहा है गिबरलिंस। साइटोकिनिन्स, इट प्रमोट सेल डिविजन। सेल का डिवीजन, जो प्लांट सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? साइटोकिनिन्स की हेल्प से। दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन किस में चाहिए होता है? फ्रूट्स में, सीड्स में, तभी तो फल आपका जल्दी से पकेगा। तो साइटोकिनिन सबसे ज्यादा वहां पे प्रेजेंट होता है जहां पे सेल डिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, लाइक फ्रूट्स एंड सीड्स। तो अब क्वेश्चन आएगा व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, तो आप इजीली लिख सकते हो प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एट सर्टेन साइट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो प्लांट हार्मोन्स प्लांट्स के किसी पर्टिकुलर साइट पे सिंथेसाइज होते हैं और फिर जहां पे भी जरूरत होती है वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन, ये आपने एग्जाम्पल्स लिख लिए। हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ए सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट एट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स द लाइट? ठीक है, अब लीव्स का मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट में, दैट इज टच मी नॉट, और जो मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स लाइट उसमें डिफरेंस क्या है? तो देखो आप डिफरेंस पढ़ सकते हो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। जो सेंसिटिव प्लांट है वो नेस्टिक मूवमेंट है, वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती। बट जो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट है, दैट ट्रॉपिक मूवमेंट है, वो डायरेक्शन में डिपेंड करती है। इसको हम नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे, इसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा? टच। यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा? लाइट। Caused by sudden loss of water from the swelling at the base of the leaves, ये आप छोड़ सकते हो बिकॉज ये अभी आपके 10th के सिलेबस नहीं है, तो फोर्थ पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बस लीव्स बंद हो रही हैं। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है क्योंकि वो ऑक्सीजन जनरेट होता है और वो ट्रॉपिक मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होती है। अकर्स वेरी फास्ट। आपको पता है टच मी नॉट की लीव्स एकदम से बंद हो जाती हैं, बट ये जो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट होती है ये बहुत स्लो होती है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ। तो जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं आपको पता है ऑक्सिन है, गिबरलिन है, ठीक है, ये तो आपको इजीली पता है। इवन साइटोकिनिन भी ग्रोथ प्रमोट करता है। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट? अब ऑक्सिन एक टेंड्रिल को कैसे हेल्प करता है सपोर्ट के अराउंड ग्रो करने में, वो हम पढ़ते हैं। ऑक्सिन आर द प्लांट हार्मोन्स प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। ऑक्सिन वो प्लांट हार्मोन है तो शूट और रूट के टिप्स पे होता है। ऑक्सिन आर प्रेजेंट द टिप्स ऑफ टेंड्रिल्स। व्हेन टेंड्रिल्स आर अटैच्ड around any support in their growth is slowed down as auxins are sensitive to touch. This makes them move around to the other side of the tip to get support. This makes the other side grow faster than the side of the tendril in contact with the support, and tendril bend towards the support.
अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, वो हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। तो ना प्लांट ग्रो करता ही रहेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसने ग्रो कर लिया, जब उसकी ग्रोथ को रोकना है, तब प्लांट के कौन से हार्मोन काम आते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। उसमें आ गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन और डोरमेन। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि स्ट्रेस जनरेट करता है प्लांट में, उसकी ग्रोथ को रोकता है, और डोरमेन कहते हैं। इट इनहिबिट्स ग्रोथ एंड देयरफॉर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट और एंटीगिबरेलिन्स। सिंस ये ग्रोथ को रोकता है इसलिए इसको एंटीऑक्सिन कहेंगे और एंटी गिबरेलिन कहेंगे, क्योंकि ये ऑक्सिन और गिबरेलिन तो ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। रिड्यूस ट्रांसपीरेशन बाय क्लोजिंग स्टोमेटा अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, हेंस कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस हार्मोन इसको इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? ट्रांसपीरेशन रिड्यूस करता है स्टोमेटा को बंद करके, है ना। जब वाटर का लेवल कम हो जाता है प्लांट में, वाटर कंसेंट्रेशन प्लांट में कम हो जाती है, तो वाटर लॉस को रोकता है। स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक जोन ऑफ सेपरेशन कॉजिंग विटलिंग ऑफ लीव्स। आपने देखा जहां से लीव्स टूटती हैं वो वाला पार्ट पहले बहुत ही वीक हो जाता है। वो वीक किसकी वजह से होता है? दैट इज नोन एज एब्सिशन जोन। एब्सिशन जोन कौन बनता है? एब्सिसिक एसिड। तो ये जो विल्टिंग ऑफ लीव्स है, पत्तों का गिरना है, ये भी किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से है। इथाइलिन, दिस इज गैसियस हार्मोन, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग। ये फ्रूट को जल्दी से ग्रो कर देता है और पका देता है, कॉजिंग एजिंग। प्लांट्स में एजिंग कॉज करता है। प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जनरली फ्रूट्स में ही आपको ये मिलेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स, है ना। हार्मोन्स इन प्लांट्स पढ़ा, अब हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड फिजियोलॉजी इज नोन एज एंडोक्रिनोलॉजी। सो वो हमारी ब्रांच बायोलॉजी की जो एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करती है, दैट इज एंडोक्रिनोलॉजी। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ग्लैंड सिक्रीटिंग हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। वो ग्लैंड्स जो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। द ग्लैंड्स विच सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं, वो टारगेट साइट पे हार्मोन सिक्रीट करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होता। डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सीधा ब्लड में सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड, इसका एक एग्जाम्पल क्या है? थायराइड ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। पेनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट, सो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। ये जरूर याद रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है और एक्सोक्राइन सिस्टम भी होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या? केमिकल सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। और ग्लैंड्स जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उसको हार्मोन्स कहते हैं। द टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग। ये टर्म हार्मोन किसने दी थी? स्टार्लिंग ने दी थी। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, और हार्मोन्स तभी सिक्रीट होते हैं जब उसकी जरूरत हो। पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, ये देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। ब्रेन में जो हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था उसके नीचे प्रेजेंट होता है ग्रोथ हार्मोन, है ना। प्रोटीन सिक्रीट्स करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ। हाइपोसिक्रीशन कॉजेज डॉर्फिज्म इन चिल्ड्रन। अगर ये कम सिक्रीट होगा तो बच्चा ड्वार्फ रह जाता है, बोना रह जाता है। हाइपर सिक्रीजम कॉजेज गाइगेनेटिज्म। कुछ लोग होते हैं बहुत लंबे होते हैं, मतलब एक नॉर्मल हाइट से भी ज्यादा लंबे होते हैं, वो इसलिए कुछ एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हुआ होता है बचपन में। ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो अगर आपको एमसीक्यूज में आएगा कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? लोकेटेड इन द नेक बिटवीन द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में हमारी गर्दन में जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज थायराइड ग्लैंड। रिलीजेस हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? उसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। Thyroxine regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide best balance for the growth. तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन, प्रोटीन का कंसंट्रेशन, फैट का कंसंट्रेशन बॉडी में थायरॉक्सिन मेंटेन करके रखता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन को सिंथेसाइज होना तो बॉडी में आयोडीन होना चाहिए। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अ डाइट, अगर हमारे डाइट में आयोडीन की कमी होगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे सफर फ्रॉम गॉइटर। और आयोडीन की कमी की वजह से हमें गॉइटर की बीमारी हो सकती है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन द डिजीज इज अ स्वॉलन लेग।
गोइटर का एक बड़ा सिम्टम है, अगर आपकी गर्दन यहाँ से सूजी हुई है, स्वॉलन हो, तो गोइटर के चांसेस होते हैं। पेनक्रियास क्या है? रिलीजेस इंसुलिन। पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन आपको पता है शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, ये शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। कौन? इंसुलिन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज, और अगर इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है तो शुगर के लेवल को डिक्रीज करने वाला कोई है ही नहीं, तो डायबिटीज हो जाती है, शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। तो इंसुलिन एक रेगुलर अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए सो दैट वो शुगर के लेवल को कम रखे जितना चाहिए। अगर ये कम सिक्रीट हो रहा है तो शुगर के लेवल को कम करने वाला कोई होगा नहीं, तो पर्सन क्या सफर करेगा? डायबिटीज से। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपर। क्या रिलीज करता है? एड्रेनलिन रिलीज करता है। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज जो ये आपका एड्रेनलिन है ये डायरेक्टली कहाँ पे सिक्रेट होता है? ब्लड में। एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। हार्ट पे भी एक्ट करता है। ये तब होता है इमरजेंसी की सिचुएशन, सडनली अगर आप स्नेक देख लो तो आप भागने लगते हो बिकॉज ऑफ दिस एड्रेनलिन ग्लैंड। ये जो एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, एकदम से आप भागने लगोगे तो क्या होगा? इस वजह से क्या होगा? हार्ट बीट्स फास्टर, है ना। एकदम से आप डर से भागने लगोगे या चिल्लाने लगोगे या एकदम से डर जाओगे तो हमारा दिल जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। और ये हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही है? वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मसल्स को भेज रहा है सो दैट हम एक्ट कर पाए, हम उस जगह से भाग पाए, है ना, हम उस पर कोई एक्शन ले पाए। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, और हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है ना इमरजेंसी सिचुएशन में, एकदम से हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम एंड द रिब मसल्स, क्योंकि हमारा डायफ्राम, हमारी जो रिब की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू बी डील विद द सिचुएशन, और यही सब चीजें हमें डिफिकल्ट सिचुएशन से, इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने में मदद करती हैं। टेस्टिस क्या है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करते हैं। ओवरीज क्या है? ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं। दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो एस्ट्रोजन है वो हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, और प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है प्रेगनेंसी की सिचुएशन में, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। देखो मैंने आपको पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा दिया, कुछ भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी है। अगर आप ये चैप्टर, ये वाली रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से देख लोगे तो आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। आगे जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस भी आप ज़रूर पढ़ना। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवर्टाइजेबल, जो मैंने अभी आपको बताया। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड। व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का लेवल बढ़ाना होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। तो मैंने इस पीडीएफ में और मैंने इस लेक्चर में जितने भी एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी डाल दिए, और बच्चा उसके साथ साथ मैंने आपको पूरी थ्योरी करवा दी है। अब मैं पीवाईक्यूज के जब सेशन लाऊंगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके फिर तो हमारा सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चे, सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मेरे वन शॉट के सेशंस देखते रहो, हर एक चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं निपटाऊंगा, और आपको जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उम्मीद बैच के साथ जुड़े रहना है। 95 से ज़्यादा नंबर हम बोर्ड्स में लेकर आएंगे, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।